देखिए, कल जो हमने पढ़ा था बच्चों, उसमें लास्ट हम बोले थे कि कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा चीज बता। कृष्णदेवराय के बारे में हम अलग से बेसिक तरीके से वापस से पढ़ेंगे, बस आप बेसिक बेसिक ये जान लीजिए। कृष्णदेवराय के टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो कृष्णदेवराय का जन्म हुआ था बच्चों, जन्म तकरीबन 1470 के आसपास, 71 के आसपास उनका, नहीं 1482 के आसपास उनका जन्म हुआ था। कितना? कृष्णदेवराय का। और 8 अगस्त 1509 को उन्होंने क्या, उनका राज्याभिषेक हुआ था और राजा के रूप में बन के आए थे। थोड़ा सा जानकारी देते हैं कृष्णदेवराय के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन। कृष्णदेवराय कौन से वंश हैं? तुलु वंश हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है बच्चों कि अब मैंने आपको बताया था तुलु वंश के पहले शुलु वंश, जिसमें इम्माडी राय को किसने हराया था? नरसा नायक ने हराया था। तो बच्चों क्या है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नरसा नायक, जो क्या है? सेनापति। किसके सेनापति हैं? किसके सेनापति थे? इम्माडी राय के सेनापति थे। ठीक है, इम्माडी राय जब बड़ा हो जाता है तो ये सेनापति क्या करता है? उसको बंदी बना लेता है। फिर नरसा नायक का 2 पुत्र होते हैं बच्चों, एक का नाम क्या कहते हैं? वीर सिंह, और दूसरे का नाम बच्चों रहता है कृष्णदेवराय। क्या? एक वीर सिंह राय और दूसरे का नाम क्या रहता है? कृष्णदेवराय। वीर सिंह राय और कृष्णदेवराय। जो वीर सिंह होता है वो क्या करते हैं? वो किसकी हत्या कर देते हैं? तो इम्माडी राय हत्या करके क्या करते हैं? तुलु वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की स्थापना करता है? तुलु वंश की स्थापना करता है। और 1505 से लेके 1509 तक 4 साल शासन करता है। फिर एक बीमारी से किसकी मृत्यु हो जाती है? वीर सिंह राय की मृत्यु हो जाती है। तो वीर सिंह राय का जो छोटा भाई रहता है, जो कि नरसा नायक का क्या है? छोटा पुत्र है, वो क्या बनता है? गद्दी पर बैठता है। और जब ये गद्दी पर बैठता है बच्चों, तब ये 8 अगस्त 1509 को विजयनगर साम्राज्य में गद्दी पर बैठता है। कौन? हाँ, कृष्णदेव राय। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1509 से लेके 1530 तक रहता है। और अब सुनते चलिएगा, और ये टोटल 21 वर्षों तक शासन करते हैं। 21 वर्षों का शासन रहता है। 21 वर्षों के शासन में बच्चों टोटल कुल 14 बार युद्ध होता है। 14 बार युद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी बात रहती है कि 14 के 14 युद्ध में ये विजयी रहते हैं। 14 बार युद्ध, और 14 के 14 युद्ध में क्या होते हैं? विजयी होते हैं। बच्चों कृष्णदेवराय की खासियत और ये है कि ये खुद को एक उपाधि देते हैं, राजा भोज से संबंधित उपाधि रहती है इनकी। तो एक सेकंड बच्चों, हाँ, ये 2 उपाधि देते हैं बच्चों। एक का नाम है बच्चों आंध्र भोज। एक उपाधि का नाम क्या है? आंध्र भोज। और दूसरी उपाधि का नाम है अभिनव भोज। ये खुद की तुलना राजा भोज से करते हैं। राजा भोज का भी बहुत अच्छा कार्य रहता है मध्य प्रदेश में, उससे प्रेरित होकर क्या करते हैं? ये खुद को अभिनव भोज और आंध्र भोज की उपाधि देते हैं। कौन? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इतना महानतम शासक हुआ करता था कि बाबर ने बाबरनामा लिखी है। क्या लिखी है? बाबर ने बाबरनामा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज यह है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन है? तो बाबर के समकालीन है। बाबर 1526 में आएगा, है ना? तो बाबर के समकालीन और लोदी वंश के समकालीन है। अगर दूसरा घुमा के कभी प्रश्न पूछा तो दूसरा किसके समकालीन है? लोदी वंश के समकालीन, स्पेशली सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन।
ठीक है। अब बाबर ने एक किताब लिखी बच्चों, जिस किताब का नाम है बाबरनामा। और बाबरनामा में कृष्णदेवराय को बहुत ही महानतम शासक कहा गया, महानतम शासक बताया गया, महानतम शासक प्लस शक्तिशाली शासक बताया गया। किसको बच्चों? कृष्णदेवराय। तो बेसिक बात 1509 से लेकर 1530 में रहा। 8 अगस्त 1509 को राज्याभिषेक हुआ। 21 वर्ष का शासन किया। 21 वर्ष में उसने 14 बार युद्ध किए, 14 बार युद्ध हुआ। और 14 बार के युद्ध में 14 के 14 युद्ध में क्या हुआ? वो विजयी रहा। खुद को आंध्र भोज की उपाधि दी और आंध्र भोज के अलावा अभिनव भोज की उपाधि दी। बच्चों विजयनगर जो साम्राज्य है वो एक हिंदू राज्य है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का किससे हमेशा युद्ध रहा? तो विजयनगर साम्राज्य का हमेशा युद्ध चला है बहमनी साम्राज्य से। अब थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य की स्थिति बताते हैं। बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य कितने हिस्सों में बटे रहेगा? तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो बताइए, पहला बरार, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा बीदर और गोलकुंडा। बच्चों ये जो 5 क्षेत्रों में बटा, ये कृष्णदेवराय के समय में ये बहमनी साम्राज्य कितने हिस्सों में बट गया था? 5 स्वतंत्र हिस्सों में बट गया था। कितने हिस्सों में बट गया था? 5 स्वतंत्र। और ये अभी इनमें से 5 स्वतंत्र राज्यों में से 4 ऐसे राज्य होंगे जो सदाशिव राय, इसके बाद के जो राजा होंगे सदाशिव राय के सेनापति राम राय के साथ तालीकोटा का युद्ध रहेंगे, राक्षस संधि का युद्ध बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा, ये 5 स्वतंत्र राज्य किसके समकालीन है? कृष्णदेवराय के। तो कृष्णदेवराय के समय में बहमनी 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित होता है। कृष्णदेवराय बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये हुआ। इसके अलावा देखो यहीं पे समझाते हैं बच्चों। बच्चों पुर्तगाली गवर्नर में एक व्यक्ति है अल्मीडा, जो कि 1509 से लेके 1514 तक पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर बनता है, द्वितीय गवर्नर होता है अल्मीडा। तो अल्मीडा के साथ इनके साथ इसके कैसे संबंध होते हैं? बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। किसके साथ? अल्मीडा से। तो अल्मीडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क 2 व्यक्ति हैं जिनके साथ इसके अच्छे संबंध होते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो अल्मीडा और अल्बुकर्क के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध होते हैं पुर्तगाली से। तो जिसके पुर्तगालियों से संबंध अच्छे होने की वजह से पुर्तगालियों से क्या मिलती है? सैन्य सहायता मिलती है। पुर्तगालियों से क्या मिलता है? मॉडर्न क्या आर्म्स मिलते हैं, मतलब आधुनिक हथियार मिलते हैं, और साथ ही साथ तोप मिलती है। बारूद का प्रयोग करना इन लोग पहले से जानते थे, ठीक है। बच्चों अल्बुकर्क के टाइम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है फादर लुई। तो याद रखिएगा कि फादर लुई जो कि क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा सा बताने आए थे, कहां? भारत में। जो किसके टाइम में आए थे? तो कृष्णदेवराय। तो फादर लुई 1516 में, सॉरी 1515 में
कहाँ आते हैं? 1515 में कृष्णदेवराय के दरबार में आते हैं, दरबार में आते हैं। ये क्लियर हुआ पुर्तगालियों का किस्सा। अच्छा, पुर्तगाली आखिर क्या, क्यों इतने इनसे सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखे हुए थे? तो पुर्तगालियों को बच्चों करना था व्यापार, और पुर्तगाली खोलना चाहते थे क्या? कारखाना। तो पुर्तगाली को कारखाना खोलने की अनुमति देते हैं। जो पुर्तगाली जिन दो जगह कारखाना खोलते हैं उनका नाम है भटकल और मंगलौर। तो वो क्या करते हैं, भटकल और मैंगलोर में कारखाना खोलने के नाम से किससे? कृष्णदेवराय के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। भटकल और मैंगलोर में क्या करना चाहते हैं? तो कारखाना स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए बच्चों, जब कृष्णदेवराय ने इतना चीज किया तो पुर्तगालियों ने उनसे वादा किया कि हम आपको बदले में घोड़े की आपूर्ति करेंगे। तो याद रखिएगा, इसके बदले में कृष्णदेवराय को क्या मिला? घोड़ों की आपूर्ति की गई। किसके द्वारा बच्चों? पुर्तगालियों के द्वारा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बच्चों, कृष्णदेवराय के समय एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति था। उस मुस्लिम व्यक्ति को बीजापुर के राजा के पास भेजते हैं, और बीजापुर में एक शासन था आदिल शाह का। किसका शासन था? आदिल शाह का। तो आदिल शाह के पास उस राजदूत को भेजते हैं। तो वो राजदूत चूंकि मुस्लिम था, वो राजदूत क्या करता है? आदिल शाह के साथ अपने संधि कर लेता है, और किसके खिलाफ विद्रोह कर देता है? कृष्णदेवराय के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? ऐसी कंडीशन में कृष्णदेवराय बीजापुर पर अटैक कर देते हैं, और बीजापुर में अटैक करके आदिल शाह को मार देते हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, इसको ऐसा समझिएगा, कृष्णदेवराय की तरफ से कौन गया? एक राजदूत गया। कहां गया बच्चों? बीजापुर गया। बीजापुर के शासक कौन थे? आदिल शाह। आदिल शाह मुस्लिम व्यक्ति था, और ये भी राजदूत भी क्या था? मुस्लिम था। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? दोनों मिलके इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। बदले में क्या होता है? कृष्णदेवराय इधर विद्रोह करके आदिल शाह को मार देते हैं, एवं बीजापुर को जीत लेते हैं। एक घटना ये हुई, बीजापुर को जीत लिया था। ठीक है। बच्चों, यहां पे मैंने एक चीज और बता देता हूं। पुर्तगालियों के संदर्भ में, पुर्तगालियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम एडवर्ड बारबोसा, यानी पुर्तगाली एक और व्यक्ति है एडवर्ड बारबोसा, जो यहां आता है और किसके संदर्भ में लिखता है? एडवर्ड बारबोसा कृष्णदेवराय के संदर्भ में लिखता है कि कृष्णदेवराय एक महान शासक है। तो एडवर्ड बारबोसा, जो कि पुर्तगाली यात्री है, किसके शासनकाल में आया है? कृष्णदेवराय। याद रखिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों के साथ एक साथ कर दिए।
बच्चों कल मैंने 4 सन लिखाए थे, वो चारों सन को अब लिखेंगे। एक है 1510, एक है 1513 14, एक है 1520 और एक है 1522, ऐसे ही है। ठीक है। महमूद शाह नाम के राजा को हराता है, तो बीदर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? बीदर क्षेत्र रहता है, बीदर क्षेत्र को जीतता है और महमूद शाह को हरा देता है। ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है बच्चों 1513 और 14 में, वो जो क्षेत्र है उड़ीसा, गजपति के विरुद्ध युद्ध लड़ता है और इसे भी हरा देता है। 1520 में क्या होता है? 1520 में गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के राजा कुली कुतुब शाह को क्या करता है? हरा देता है और वारंगल पर अधिकार करता है, वारंगल पर अधिकार करता है। ठीक है। और 1522 जो है रायचूर और गुलबर्ग, रायचूर क्षेत्र समझ रहे हैं बच्चों? रायचूर दोआब क्षेत्र है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच। तो रायचूर दोआब क्षेत्र और गुलबर्ग के किले को जीतता है, किले को जीत लेता है। अब थोड़ा सा इसका मैपिंग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी चल रही है। बच्चों कृष्णदेवराय के टाइम में कंडीशन ऐसी हो जाती है। अब बाकी उसके पहले ही कंडीशन अगर आप देखोगे तो किस तरीके का रहता है, तो कंडीशन दरअसल ऐसे रहता है बच्चों। ये कंडीशन देखो, गुलबर्गा ऐसा, विजयनगर, ये क्या करता है? इसका एक्सपेंशन, अपना एक्सपेंशन इधर करके अरब सागर तक कर देता है और इधर किसको जीत लेता है? उड़ीसा को जीत लेता है। तो अब विजय मतलब कृष्णदेवराय के टाइम की जो स्थिति है ना, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। सब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? चीजों को बढ़ाया है, एक्सपेंशन किया है, इसलिए एक्सपेंशन करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसने कहां एक्सपेंशन किया है। तो समझिएगा बच्चों, सीधा हिसाब है कि उसने इस क्षेत्र को, यहां पे किसको हराया है? तो याद रखिएगा बच्चों, गजपति को हराया है ना, गजपति को हरा के इसको। फिर इसके अलावा वो किसको हराया है? तो देखो बीदर क्षेत्र को हराया है, यहाँ पे बीदर क्षेत्र को, किसको? बीदर क्षेत्र को। फिर किसको हराया है? गोलकुंडा क्षेत्र, गोलकुंडा क्षेत्र को। ठीक है। फिर इसके बाद क्या? रायचूर दोआब। तो बच्चों ये जो दोआब क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये रायचूर दोआब क्षेत्र है यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे गुलबर्गा एक जगह हुआ करती थी जो बहमनी साम्राज्य की पहले प्रारंभ में राजधानी रहेगी, फिर राजधानी को परिवर्तित किया जाता है, तो उस क्षेत्र तक पहुंच गया था, इस क्षेत्र तक पहुंच गया था। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं बीदर क्षेत्र की बात करूं, इसमें 1510 लिख दूंगा तो कोई गड़बड़ी है क्या? नहीं। अगर मैं रायचूर की बात करूं तो इसको क्या लिख दूंगा? 1522, कोई गड़बड़ी है क्या? अगर मैं गुलबर्गा की बात करूं तो क्या लिख दूंगा? 1522। अगर मैं गजपति की बात करूं तो क्या लिख दूंगा? 1513 और 14। ठीक है। अगर मैं बात करूं गोलकुंडा की, इसको लिख दूंगा 1520। समझ रहे हैं आप? आपको मैपिंग रिप्रेजेंटेशन करना होगा तब आपको याद रहेगा। तो मैं इसको कर देता हूं बीदर, मैं इसको कर देता हूं रायचूर क्षेत्र, मैं इसको कर देता हूं गुलबर्ग, इसको लिखता हूं उड़ीसा क्षेत्र,
और ये जो है बच्चों, ये गोलकुंडा। समझ में आया? ये क्या हो गया? साम्राज्य विस्तार हो गया। तो कृष्णदेवराय का कहा जाता है बच्चों, कृष्णदेवराय का साम्राज्य विस्तार अरब सागर से लेके उड़ीसा तक, अरब सागर से लेके उड़ीसा तक, और दक्षिण में कहां तक? तमिलनाडु के समुद्री तट तक। तो अरब सागर, उड़ीसा और तमिल, इस तरीके का फैला रहता है। क्लियर हुआ? अब बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताया था अभी कि कृष्णदेवराय टोटल कितने युद्ध लड़ता है। देखो, कृष्णदेवराय टोटल 14 बार युद्ध रहता है और 14 के 14 युद्ध में विजयी रहता है। सबसे प्रोमिनेंट और सबसे जो बड़ा युद्ध माना जाता है बच्चों, वो 3 सेनाओं के द्वारा मिलकर किया गया युद्ध है। वो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, तीनों मिलकर युद्ध करते हैं। किसके ऊपर? कृष्णदेवराय। तो बहमनी के ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहमनी की तरफ से 3 राज्य। पहला नाम क्या है? गोलकुंडा। दूसरा नाम क्या है? अहमदनगर। और तीसरा नाम क्या है बच्चों? तो तीसरा नाम है बीजापुर। ये तीनों मिलके बच्चों किसके विरुद्ध युद्ध करते हैं? तो कृष्णदेवराय के विरुद्ध। और सबसे भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? इस युद्ध में कृष्णदेवराय जीतता है। बच्चों, शिव समुद्रम एक नदी है ना? तो इस दौरान क्या होता है? इस युद्ध के दौरान शिव समुद्रम का युद्ध कहते हैं बच्चों इसको। शिव समुद्रम की एक नदी है, शिव समुद्रम नदी की धारा को मोड़ देते हैं। एक अकेली विशाल नदी, उसकी धारा को मोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा जो है, ताकि युद्ध में सहायता हो सके। बच्चों, इसी दौरान ना हिंदू मुस्लिम टाइप का युद्ध होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहमनी जो है वो मुस्लिम क्षेत्र है। बहमनी कौन सा है? मुस्लिम क्षेत्र है। और विजयनगर कौन सा है? हिंदू क्षेत्र है। होता ये है बच्चों, यहां पे ना महमूद शाह नाम का एक व्यक्ति होता है, जो क्या करता है बच्चों? सेना में जिहाद छेड़ देता है। आप एक चीज याद करो बच्चों, मैं मुगल में अलग पढ़ाया हूं जिहाद, और यहाँ पे एक अलग पढ़ा रहा हूं जिहाद। तो जिहाद का एक पहली बार उल्लेख इतिहास में देखा जाए तो महमूद शाह सेनाओं में जिहाद छेड़ देता है। बोलता है कि अपने युद्ध के लिए, अपने धर्म के लिए आप युद्ध लड़ रहे हो और इसे जीतना आवश्यक है। ऐसा करके सैनिकों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, आगे थोड़ा सा बताते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, इसके एक अच्छे कार्य में ये क्या करता है? तुंगभद्रा नदी पे बांध बनाने का काम करता है, ताकि जल की समस्या ना हो। अब बच्चों ये पढ़ेंगे
कि कृष्णदेव राय के व्यक्तिगत धार्मिक जीवन को लेकर पढ़ेंगे, जिसमें कृष्णदेव राय का साहित्य और कृष्णदेव राय के द्वारा किए गए मंदिर निर्माण के कार्य। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय खुद संस्कृत और तेलुगु दो भाषाओं का विद्वान था। कौन? कृष्णदेव राय। हाँ, मतलब इसने एक उस बांध को और बड़ा किया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें मैं एक चीज आपको ऐड करके पहले दिखा रहा हूं। पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद और एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अगर कृष्णदेव राय के बारे में, कला और साहित्य के बारे में बोला जाए और आपको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? मेरे को पॉइंट्स बताएं। मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कृष्णदेव राय के कला एवं साहित्य के बारे में स्पष्टीकरण लिखें। 4 मार्क्स का 10 लाइन का क्वेश्चन। चलिए बताइए, मेंस का क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा, कैसे लिखेंगे? कृष्णदेव राय, देखो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं पढ़ाते जाऊंगा और आपको बन नहीं रहा, आप प्लॉट ही नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। बताइए बताइए, पढ़ के बताइए, देख के बताइए, जो लिखाया है उसको तो कम से कम देख के बता दो। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चीजें। आज मैंने पीडीएफ फिर भेजी है, विजयनगर का प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, सब पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको बन नहीं रहा है। देखिएगा, कृष्णदेव राय के बारे में साहित्य एवं कला का योगदान। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले लिखेंगे कि कृष्णदेव राय का शासन कब से कब था बच्चों? 1509 से लेके 1530, 21 वर्षों का शासन था, जिसमें कितने युद्ध हुए थे? 14 युद्ध हुए थे। 14 के 14 युद्ध में कौन विजयी हुआ था? कृष्णदेव राय। पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि कृष्णदेव राय, अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूं कीवर्ड, कृष्णदेव राय 2 भाषाओं का विद्वान था। एक किसका विद्वान था? तो संस्कृत भाषा का विद्वान था, और एक तेलुगु भाषा का विद्वान था। तो सबसे पहले लाइन पे लिखेंगे कृष्णदेव राय संस्कृत एवं तेलुगु भाषा का विद्वान था। दूसरा फैक्ट क्या लिखेंगे? दूसरा फैक्ट लिखेंगे कि कृष्णदेव राय ने रचनाओं की कृति की, और वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? चलिए 3 रचनाएं आप बताएंगे। पहला कौन सा है? आमुक्त माल्यद, है ना। दूसरा कौन सी रचना है? उषा, हाँ उषा प्रणय। तीसरा जामवंती कल्याणम।
ये बताया आपको पहले की क्लास में, ठीक है। तीन थी, अब तीनों में देखो क्योंकि संस्कृत और तेलुगु के थे, ये दोनों बच्चों संस्कृत में, ये किस में है? संस्कृत में। ये किस में है? तेलुगु में। ये क्या हो गया? ठीक है, तेलुगु में अमुक्त मान लिया था, और बाकी उषा प्रणय और जामंती कल्याणम किस में है? संस्कृत में है। ठीक है, इसने अपने दरबार में बच्चों, इसने अपने दरबार में क्या रखे थे? अष्ट दिग्गज रखे थे। क्या रखे थे? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज क्या था? तो विद्वानों का समुदाय था। किसका समुदाय था बच्चों? विद्वानों का समुदाय था। ठीक है, तो ये इनके सिर्फ साहित्य के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? साहित्य के बारे में हो गया। और अष्ट दिग्गज की क्या हो गई? सूची। तो अष्ट दिग्गज की सूची देखिए ये है, जिसमें अष्ट दिग्गज में कौन कौन थे? तो मैंने बताया था कि इसको आप याद रखना है, अलसानी पेद्दाना का नाम एकदम अच्छे से याद रखना, जिसने मनु चरित्रम लिखा है, और मनु चरित्रम के अलावा क्या लिखा है? कथा सरित, क्या? हरि कथा सागर, हरि कथा सागर, ये लिखा है, ये आपको याद रखना है। परिजात अपहरणम किसने लिखा है? नंदी तिमन्ना ने लिखा है। ठीक है, कालहस्ती महामाते धुजर्टी ने लिखा है। राजशिखर चरित्रम किसने लिखा है? मदगिरी मल्लना ने लिखा है। ये तीन आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और मैंने आपको एक और बोला था, तेनाली रामकृष्ण, ये तो एकदम अच्छे से याद रखना है कि कौन थे नीति कथाओं। तो ये चार नाम भी अगर आप याद रखते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसने क्या किया? अष्ट दिग्गज का गठन किया। इसके अलावा तेनाली रामा ने ये इसमें तेनाली रामा स्वरचित संभव, स्वरचित संभव, ये पुस्तक लिख देना बच्चों, स्वरचित संभव तेनाली रामा ने लिखा, जो उसमें लिखा नहीं। बच्चों स्थापत्य के नाम पे मैं तीन चीजें लिखाऊंगा। इन्होंने पत्नी के नाम पर एक शहर बसाया, एक माता के नाम पे शहर बसाया। तो पत्नी के नाम पे हास्पेर नगर की स्थापना की। याद रखिएगा, वास्तुकला की बात कर रहे हैं, ये कैसा था? ये साहित्य को लेके बात था। अब किसको लेके बात हो रहा है? तो वास्तुकला को लेके। तो वास्तुकला में पत्नी के नाम पर और माँ के नाम पर शहर बसाया, पत्नी के नाम पे और माँ के नाम पे शहर बसाया। एक का नाम क्या था? भागलपुर, और एक का नाम था हास्पेर। तो हास्पेर शहर, दूसरा भागलपुर शहर। तो शहर का निर्माण कार्य कराया। इसके अलावा इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है। मंदिरों के निर्माण में विट्ठल स्वामी का मंदिर मैंने बताया था आपको, और चिदम्बरम मंदिर बताया था, हजारा मंदिर बताया था, है ना? तीन मंदिर बता रहा हूं, विट्ठल स्वामी मंदिर, दूसरा बच्चों हजारा मंदिर। ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया बच्चों, वापस से पढ़ा रहे हैं। चिदम्बरम मंदिर आपको याद नहीं है, पूछा अभी तो इसलिए। चिदम्बरम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, तीन तरीके के मंदिर बनाए। और विजयनगर में उन्होंने एक और मंदिर बनाया था, भव्य राम मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर विजयनगर। ये तो इनकी वास्तुकला हो गई। याद रखना भाई, आप लोग को याद वाद रहता नहीं। देखिए बच्चों, क्या था? कृष्णदेवराय की जैसे मृत्यु होती है ना, ये इन्होंने बनवाया, ये इनका इंपॉर्टेंट पार्ट था। कृष्णदेवराय की जैसे मृत्यु होती है तो इनके चचेरे भाई, चचेरे भाई का नाम क्या रहता है? अच्युत देवराय। तो 1530 से लेके 1545 के आसपास तक किसका शासन रहता है? अच्युत देवराय का रहता है। किसका शासन रहता है? 1542 तक। 1530 से 1542 अच्युत देवराय का शासन रहता है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि इसने
अपना साम्राज्य तूतीकोरिन तक विस्तारित किया। इसने अपना साम्राज्य कहां तक विस्तारित किया बच्चों? तूतीकोरिन तक विस्तारित। तूतीकोरिन क्यों प्रसिद्ध था? तो तूतीकोरिन मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था कौन? तूतीकोरिन। तो इससे क्या होता था? व्यापार होता था, ट्रेड। मुख्यतः पुर्तगाली। कौन व्यापार करते थे? मुख्यतः पुर्तगाली व्यापार करते थे। और इन्हीं के टाइम में एक पुर्तगाली व्यक्ति आया था जिसका प्रश्न पूछता है बच्चों, नूनिज फर्नांडिस। नूनिज फर्नांडिस एक पुर्तगाली व्यक्ति अच्युत देवराय के टाइम आया था। अच्छा बच्चों, क्या था जब अभी आगे आप पढ़ोगे, नायंगर व्यवस्था क्या है, अयंकार व्यवस्था क्या है, जब बताएंगे आपको केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन विजयनगर का, जो आज मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ को जब हम देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो उसमें यह है बच्चों स्पेशली कि इसने महामंडलेश्वर अधिकारी को बैठाया। इसने महामंडलेश्वर अधिकारी को बैठाया। अब बच्चों इसके बाद अंतिम शासक की बात करेंगे जिसका नाम क्या है? सदाशिव राय। किस वंश का? तुलुव वंश का। उसके बाद कौन सा वंश आएगा? कल तो बताया था, ओरली बताया था, जब लाइट बोलोगे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो तो बताया था ओरली। 1542 से कब तक शासन रहेगा? 1570 तक सदाशिव राय। अब सदाशिव राय कैसा शासक था बच्चों? तो देखेंगे सबसे पहले सदाशिव राय जो था अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। उसका पूरा कार्यभार उसका सेनापति कौन देखता था? राम राय के द्वारा देखा जाता था। बच्चों उसका पूरा कार्यभार किसके द्वारा? राम राय के द्वारा देखा जाता था। राम राय कौन था? तो राम राय एक प्रबल और बुद्धिमान सेनापति था। तो ये क्या? साहसी और बुद्धिमान सेनापति था। कौन? राम राय। समझते हैं कैसे? बच्चों मैंने आपको जब कृष्णदेवराय पढ़ाया था तो आपको यह बताया था कृष्णदेवराय के टाइम में बहमनी साम्राज्य किसमें? पांच स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था, बताया था। तो इन्हीं स्वतंत्र राज्यों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इसकी कहानी बताते हैं और वर्सेस राम राय की कहानी बताते हैं। पहले समझ लेते हैं फिर आप लिखते रहिएगा। देखिए एक तरफ है बच्चों राम राय, क्योंकि मेरे को अभी तालीकोटा का युद्ध बताना है तो पहले समझते हैं। राम राय एक बुद्धिमान सेनापति है। तो राम राय किधर की तरफ से है? तो बच्चों राम राय जो है वो विजयनगर की तरफ से। किधर से है? विजयनगर की तरफ से। और दूसरी तरफ बच्चों एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? हाँ मतलब दूसरी तरफ जो है वो अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर,
बच्चों इसमें ना बरार शामिल नहीं था, इसमें बरार शामिल ना होने के पीछे का रीजन है बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये 4 राज्य थे जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। किसमें इन्वॉल्व रहते हैं? जो राम राय के विरुद्ध इन्वॉल्व रहते हैं। राम राय क्या करता है बच्चों? राम राय बड़ी चालाकी से विजयनगर क्या बोलता है? विजयनगर बोलता है बीजापुर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको जिताऊंगा, तुम इन तीनों से लड़ो। फिर विजयनगर बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, अहमदनगर को बोलता है तुम इन तीनों से लड़ो। फिर ये बोलता है मैं बीदर के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर बोलता है मैं वो तुम्हारे साथ हूं। मतलब राम राय क्या बोलता है? हर व्यक्ति या हर राज्य के साथ अलग अलग संधि करता है कि विजयनगर तुम्हारे साथ है, तुम अगले वाले राज्य को जीत के उसमें हासिल करो, मैं तुमको सेनाएं प्रोवाइड कराऊंगा। कौन बोलता है ऐसा? राम राय। तो राम राय क्या करता है? इनको आपस में ही लड़वाते रहता है। अच्छा, इनको आपस में लड़वाने से क्या होता है? इनकी शक्ति संगठित नहीं होती। शक्ति क्या होता है बच्चों? संगठित नहीं हो पाती है। तो अंतिम में क्या होता है? अंतिम में तकरीबन ये आपस में 7 से 8 साल तक जूझते रहते हैं आपस में। 7 से 8 साल तक ये नगर आपस में जूझते रहते हैं। फिर अंत में ये डिसाइड करते हैं कि हम चारों को संगठित होना पड़ेगा। ये चारों संगठित होते हैं और चारों संगठित होकर बच्चों ये इस पे अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं? राम राय पे अटैक करते हैं। और जो पहला अटैक होता है बच्चों वो होता है दिसंबर माह में होता है 29 दिसंबर 1564। 29 दिसंबर 1564 को पहली बार राम राय पे सभी लोग संगठित होकर अटैक करते हैं और परिणाम ये आता है कि विजयनगर जो होता है, विजयनगर पहले युद्ध में जीत जाता है। अर्थात राम राय क्या होता है? जीत जाता है, राम राय की विजय हो जाती है। ठीक है, राम राय क्या होता है? जीत जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? इससे कुंठित होकर ये बोलते हैं कि भाई हम 4 लोग मिलकर भी विजयनगर को नहीं हरा पाते हैं। तो इससे कुंठित होकर देखिएगा बच्चों, कर्नाटक के पास, कर्नाटक के पास बच्चों एक जगह है जिसको राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं। राक्षसी और तांगड़ी, राक्षसी और तांगड़ी के बीच तालीकोटा, क्या बोल रहे हैं बच्चों? राक्षसी और तांगड़ी के बीच एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है? राक्षसी और तांगड़ी के बीच एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है? तालीकोटा। तालीकोटा पे ये लोग वापस से अटैक करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वापस से अटैक कर देते हैं। और अटैक करते हैं तो इस बार क्या होता है बच्चों? इस बार क्या होता है? इस बार विजयनगर परास्त हो जाता है। और ये जो अटैक होता है बच्चों, ये अटैक 1 महीने के भीतर 2 अटैक करते हैं। तो जो ये जो अटैक होता है ये होता है 23 जनवरी 1565। तो विजयनगर परास्त हो जाता है। और कौन सा युद्ध कहलाता है? तो तालीकोटा का युद्ध कहलाता है। तालीकोटा का युद्ध होगा बच्चों, कब होगा? 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 को युद्ध होता है जो क्या कहलाता है? तालीकोटा का युद्ध कहलाता है। किसका युद्ध कहलाता है? तालीकोटा का युद्ध। ये समझिएगा बच्चों, तालीकोटा का युद्ध होगा। कब होगा? 23 जनवरी 1565। इसको एकदम अच्छे से मार्क कर लीजिए। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब? 23 जनवरी 1565। और इस युद्ध में कौन जीतता है? तो विजयनगर परास्त हो जाता है। और बच्चों राम राय को की हत्या कर दी जाती है। अब बच्चों उधर क्या होता है? उधर सदाशिव राय होता है, वो घबरा जाता है। तो सदाशिव राय क्या करता है? राम राय के भाई तिरुमल, राम राय के भाई का नाम क्या होता है? तिरुमल। तिरुमल जो क्या होता है बच्चों? राम राय का भाई होता है। उसे सदाशिव राय, सदाशिव राय अपना सेनापति बनाता है।
सेनापति घोषित करता है। सदाशिव राय क्या करता है बच्चों? अपना सेनापति घोषित करता है। किसको? किसको? तिरुमल को। अब तिरुमल क्या करता है? तिरुमल सदाशिव राय की हत्या कर देता है। अयोग्य शासक बताकर। ठीक है, तिरुमल किसकी हत्या कर देगा? सदाशिव राय की। क्या शासक बताकर? अयोग्य शासक बताकर कि ये शासक अयोग्य है और इसने मतलब अपने भाई की चीजों को बताते हुए कि इसने इतने सारे युद्ध के पड़ी है। और यहां से क्योंकि बहमनी साम्राज्य जीत गया, बहमनी साम्राज्य लगातार किस पर अटैक करते रहता है? विजयनगर पर अटैक करता रहता है। विजयनगर कमजोर होते जाता है। ठीक है, तब तिरुमल को मौका मिलता है। तिरुमल किसको बोल देता है कि जो सदाशिव राय है वो अयोग्य शासक है, राजा मुझे बनना चाहिए। इस तरीके से तिरुमल जब राजा बनता है तो वो क्या करता है? एक वंश की स्थापना करते हैं जिसको अरामिडु वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरामिडु वंश। तो तिरुमल अब नए वंश की स्थापना करेगा। तिरुमल अरामिडु वंश की स्थापना करेगा। कौन से वंश की स्थापना करेगा बच्चों? अरामिडु। और इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, इसमें आपको 3 नाम याद रखना है बस। अब देखो, क्योंकि तिरुमल अरामिडु वंश की स्थापना किया और पता है कि बहमनी उसे परेशान कर रहे हैं, तो जैसे अरामिडु वंश आएगा जब, संस्थापक कौन कहलाएगा बच्चों? ऐसे पढ़ लेते हैं, संस्थापक तिरुमल। तो तिरुमल क्या करेगा बच्चों? राजधानी परिवर्तन का काम करेगा। पहले राजधानी विजयनगर थी, अब राजधानी को परिवर्तित करके पेनुकोंडा रख देंगे। पेनुकोंडा को राजधानी बना दिया जाएगा। किसको बना देंगे राजधानी? पेनुकोंडा को राजधानी। क्यों? क्योंकि बहमनी लगातार विजयनगर पर अटैक कर रहे थे, तो उसे अगर अपने साम्राज्य को बचाना है तो क्या करता है? राजधानी का परिवर्तन कर देता है। ठीक है, पेनुकोंडा को राजधानी बनाता है। इसके बाद बच्चों तिरुमल का बेटा श्रीरंग प्रथम, फिर उसका बेटा वेंकट प्रथम और अंतिम श्रीरंग द्वितीय। देखो, इसके बाद कोई शासक इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीरंग प्रथम, दूसरा वेंकट प्रथम और तीसरा श्रीरंग द्वितीय। श्रीरंग द्वितीय जो होता है बच्चों वो अंतिम राजा रहता है। इसमें बच्चों 2 चीजें पढ़नी है। एक तो श्रीरंग द्वितीय क्या है? अंतिम राजा है। तो एक ये जान लो आप, ये अंतिम राजा है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि वेंकट प्रथम ने पेनुकोंडा से राजधानी परिवर्तित किया है और चंद्रगिरी को राजधानी बनाया है। किसको बनाया है? चंद्रगिरी को। चंद्रगिरी को राजधानी बनाया, पेनुकोंडा को परिवर्तित करके ये पेनुकोंडा को राजधानी बनाया, विजयनगर को हटाकर, विजयनगर को हटाकर। विजयनगर को हटा करके पेनुकोंडा को राजधानी बनाया। इस तरीके से आपका विजयनगर साम्राज्य क्या होता है? अंत होता है। श्रीरंग द्वितीय क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा रहते हैं। ये तो पुरानी क्लास में पढ़ाया था, उसी को वापस पढ़ाया हूं। अब अगली क्लास, इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों जनरली डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं विजयनगर, लेकिन अब जैसा जैसा ट्रेंड चेंज होता गया है ना, तो पढ़ाना पड़ रहा है। आने वाले जो आपका नोट्स है, आने वाले 3-4 साल 5 साल तक काम करे, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए।
बच्चों मेंस में पिछले साल सवाल आया था विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए, इसलिए आज मैं उस पूरे पोर्शन को सेपरेट अलग बताऊंगा। ये राजाओं को बताने के बाद विजयनगर का पहला तो प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उसके बाद विजयनगर की भू राजस्व व्यवस्था, विजयनगर की कानून व्यवस्था और विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था, इसको लेके बातचीत करेंगे। इसका मैंने आपको क्या किया, पीडीएफ ऑलरेडी भेजा है। चलें आगे बढ़े। देखो बच्चों, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन अगर इस तरीके की कोई चीज आती है तो कैसे कोप अप करना है देखिएगा। प्रशासन को हम तीन हिस्सों में तोड़ेंगे बच्चों। पहले को कहा जाएगा बच्चों केंद्रीय प्रशासन। क्या कहा जाएगा? केंद्रीय प्रशासन, जो पूरे बड़े लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे होता था, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा जो प्रशासन है बच्चों वो होगा प्रांतीय प्रशासन, प्रांत स्तर पे, यानी कि राज्य स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे। और तीसरा जो प्रशासन है बच्चों, वो जो प्रशासन होगा वो होगा स्थानीय प्रशासन। तीन लेवल पे होगा, है ना। इसको त्रिभुज के माध्यम से देख सकते हो इस तरीके से कि पहला स्थानीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा केंद्रीय। ये केंद्र हो गया है, ये प्रांत हो गया, और ये क्या हो गया? स्थानीय हो गया। ठीक है, अब तीनों प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो बच्चों जो केंद्रीय प्रशासन था वो ये बोलता है कि राजा, जो विजयनगर साम्राज्य के लोग थे वो कैसे रहते थे, तो देखिएगा उनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी बच्चों। कैसे शासन प्रणाली थी? तो पहला राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, मतलब राजा सर्वोपरि था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजा को क्या कहा जाता था बच्चों? याद रखिएगा, आपने हर जगह राय देखा होगा, तो राजा को राय की उपाधि थी और वो खुद को ईश्वर तुल्य मानता था। तो देखिएगा बच्चों, एक शब्द लिख रहा हूं, ईश्वर तुल्य। वो क्या करता था? ईश्वर तुल्य मानता था। कौन? राजा। राजा अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर तुल्य, मतलब ईश्वर के समान मानता था। ठीक है बच्चों, सप्तांग सिद्धांत पे राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। सप्तांग सिद्धांत आपने पढ़ा है? याद करो, कौटिल्य का 7 अंक का सिद्धांत जो है वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। तो एक और चीज जो है बच्चों वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित। सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था बच्चों। बच्चों राजा को सलाह देने के लिए 20 सदस्यीय मंत्री परिषद, 20 सदस्यीय मंत्री परिषद हुआ करती थी। और ये मंत्री परिषद राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, सलाह देती थी। और राजा सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं था, मतलब बाध्य नहीं था। राजा मंत्री परिषद के अनुसार काम करे या जरूरी नहीं था। मंत्री परिषद कितने सदस्य की थी? 20 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, इस मंत्री परिषद की जो औसत आय के जो लोग थे, औसत आयु जो थी इनकी 50 से 70 वर्ष, यानी पूर्णतः मैच्योर हो चुके व्यक्ति को ही मंत्री परिषद में जगह मिलती थी। ठीक है, अच्छा इसमें दो पद थे बच्चों, एक को बोलते हैं रायसम और एक को बोलते हैं कर्णिकम।
कितने पद थे? दो। रायसम और कर्णिकम दो प्रमुख पद थे। कर्णिकम जो था बच्चों वो लेखाधिकारी होता था और रायसम जो था वो राजज्ञा लेखक था, यानी राजा जो बोलता था वो लिखता था। कौन कौन लिखता था? वो रायसम लिखता था। राजा लेख, राज्ञा लेख बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? लेखाधिकारी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? इस पे प्रश्न आ चुका है ना, बड़ा प्रश्न, इसलिए अच्छे से करा दे रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रांतीय प्रशासन की। कोई चीज नहीं समझ में आई? बताओ। रामसम में राज्ञा लेख, यानी राजा जो बोलता था उसको लेख लेख के फॉर्म में लिखता था। कौन? रायसम। रामसम नहीं है वो, रायसम है। रायसम राजा को क्या कहा गया है? राय। राय ने जो बोला वो लिखता है। कौन? रायसम। और कर्णिकम कौन था? जो अन्य मंत्री परिषद और जो और लोग बोल रहे हैं जो विभागीय काम हो रहा है उसका जो अंतिम चीज है कौन लिखता था? लेखाधिकारी लिखता था। ठीक है। अब प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। प्रांतीय प्रशासन को बच्चों, प्रांत को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि प्रांत कितने हिस्सों में बटा था, और यहाँ पे नायंकर व्यवस्था थी। उसका स्पेशली नाम है, जिस व्यवस्था का नाम है उस व्यवस्था को कहते हैं क्या? नायंकर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था। इसमें क्या होता था बच्चों? जो प्रांत का प्रमुख होता था उसको नायक कहते थे। तो देखिएगा, ऐसे समझिएगा, प्रांत प्रमुख क्या कहलाता था बच्चों? नायक कहलाता था। और नायक को बच्चों एक भूमि दे दी जाती थी। भूमि भूमि उस भूमि क्षेत्र को कहते थे अमरम। क्या कहते थे? अमरम। एक भूमि क्षेत्र दे दिया जाता था जो क्या कहलाता था? अमरम। अमरम क्या था बच्चों? भूमि क्षेत्र था जिस पर किसका अधिकार होता था? नायक का। और नायक को उस अमरम भूमि क्षेत्र से कर वसूलना होता था, इसके लिए उसको सेना दे दी जाती थी। सेना भी थी उसके पास। क्या थी? सेना भी थी। और वो क्या करता था? कर वसूलने का काम करता था। ठीक है बच्चों, जनरली जो गवर्नर होता था इस टाइम, है ना, इस टाइम गवर्नर नियुक्त किया जाता है, वो राजशाही परिवार से आता था। किस परिवार से आता था? राजशाही परिवार से आता था। ठीक है। अब देखो, नायकों में ना, नायकों की जो सेना थी बच्चों वो मुख्यतः राजधानी में रहा करती थी। राजधानी में उनको रखा जाता था, नायकों की सेना को, जो कर वसूलने का काम करती और अपने क्षेत्र को देखने का काम करती थी, उनकी सुरक्षा करने का काम करती थी। बच्चों यही व्यवस्था को आगे मराठा ले जाएंगे और सरदेश मुखी और क्या बोलते हैं, मतलब सिख कम्युनिटी में वही चीज मिस्र के फॉर्म में जाएगा। और कुछ सिख कम्युनिटी के लोग गांव की रक्षा करेंगे, बदले में गांव से टैक्स लेंगे। वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, विजयनगर से आया है, विजयनगर के अमरम क्षेत्र से आया है। बच्चों अच्युत देव राय जो थे ना, महामंडलेश्वर अधिकारी की रचना का पद बनाते हैं। नायक जो है ना, नायक को एक क्षेत्र मिल गया और नायक इस क्षेत्र पे अपने हिसाब से काम करने लगा, मतलब छोटा राजा बन गया। छोटा राजा बन गया तो अत्याचार करने लगा। तो नायकों को कंट्रोल करने के लिए, नायकों को सीमित करने के लिए अच्युत देव राय ने किसकी स्थापना की थी? कौन से पद की? महामंडलेश्वर पद की। ये क्या हो गया बच्चों आप लोगों का? प्रांतीय प्रशासन। इसमें मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा, ऑर्डर बताऊंगा कि क्या क्या होता था, कितने हिस्सों में बटा था। अब देखिए प्रांत कैसे बटा हुआ था, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले होता था बच्चों साम्राज्य। साम्राज्य के बाद प्रांत, प्रांत के बाद जिला, जिला के बाद 50 गांव का समूह, 50 गांव के समूह के बाद एक गांव,
इतने हिस्सों में बटा था प्रांत। अब सबका एक विशेष नाम था, तो जो एक गांव था उसको उर बोलते थे, जो 50 गांवों का समूह था उसे क्या कहते थे? अच्छा, इसमें परगना नहीं लिखा है मैंने, एक सेकंड बच्चों। ब्लॉक को क्या, हाँ ब्लॉक स्तर, ब्लॉक था। अब ब्लॉक के बाद क्या था? 50 गांवों का समूह। ब्लॉक बोलना सही नहीं है, इसको परगना ही बोल देते, परगना था। अब सबके, ये तो ऐसे, ये तो मैंने नॉर्मल हिंदी क्लासिफिकेशन बताया, सबका विजयनगर के हिसाब से नाम था। जैसे गांव को उर कहते थे, 50 गांव के समूह को मेलग्राम कहते थे। क्या कहते थे? मेलग्राम। परगना को नाडु कहते थे, जैसे तमिलनाडु, नाडु क्या है? नाडु क्षेत्र है, तो परगना क्या कहलाता था? नाडु कहलाता था। जिला क्या कहलाता था? वलनाडु या कोट्टम कहलाता था। और राज्य क्या था? मंडलम कहलाता था। राज्य बोले तो प्रांत, मंडलम कहलाता था। और साम्राज्य क्या? साम्राज्य जो स्पेशल चीज था, साम्राज्य सबसे बड़ा था, साम्राज्य को साम्राज्य कहा गया। तो प्रांत को बच्चों, प्रांत को बच्चों मंडलम कहा गया, इसको वलनाडु कहा गया। परगना को नाडु कहा गया, इसको मेलग्राम कहा गया, इसको उर कहा गया। इस तरीके से प्रांत पूरा डिवाइड था। अब बच्चों तीसरा जो है वो है क्या? तीसरा जो है वो स्थानीय व्यवस्था है। स्थानीय व्यवस्था, जैसे इसमें कौन सी प्रणाली है बच्चों? तो नायंकर प्रणाली। क्या बोलते हैं? नायंकर व्यवस्था। इसको क्या कहते हैं? नायंकर व्यवस्था। नायंकर क्या कहते हैं? नायंकर व्यवस्था। पूछता है नायंकर व्यवस्था का संबंध किससे? यहाँ पे आयंगार व्यवस्था, आयंगर, आयंगर बोलते हैं, आयंगर व्यवस्था। क्या बोलते हैं? आयंगर व्यवस्था। इसमें क्या होता था बच्चों? जिसमें एक छोटा सा गांव है, मान लो एक गांव, एक गांव के हर चीज को देखने के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कितने अधिकारी की नियुक्ति? 12 अधिकारी की नियुक्ति। ये 12 के 12 अधिकारी जो थे, ये क्या कहलाते थे? ये आयंगर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आयंगर। और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती थी, राज्य सरकार करती थी। इनकी नियुक्ति कौन करता था? राज्य सरकार। ये अपना पद ट्रांसफर कर सकते थे, तो पद ये ट्रांसफर कर सकते, दूसरे को दे सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। और साथ ही साथ बच्चों पद ट्रांसफर करने के बाद इनका वेतन, इसका वेतन, वेतन सीधे कैश पैसा नहीं दिया जाता था या धातु नहीं जाती थी, इसका वेतन लगान एवं कर पर आधारित था, कर पर आधारित। ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाई बच्चों? आयंगर व्यवस्था कहलाई। इन्हीं से सीख के कुछ हद तक कौन यूज करेगा? अंग्रेज यूज करेंगे। इसको नोट कीजिए, आया बच्चों 2 मिनट।
ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, 3 स्तर पर प्रशासन। अब हम इसका देख लेते हैं, भू व्यवस्था देखते हैं। चलिए आगे बढ़े, इजी करके बता देंगे। विजयनगर की भूमि व्यवस्था। अच्छा, भूमि को ये बच्चों 4 भागों में बांटते थे। एक को भीगी भूमि बोलते थे, एक को सूखी भूमि बोलते थे, एक को वाग भूमि बोलते थे, एक को वन भूमि बोलते थे। देखिए 4 तरीके का, एक भीगी भूमि जो गीली रहती थी, एक सूखी भूमि, एक को बच्चों वन भूमि। भीगी भूमि, सूखी भूमि, वन भूमि और बाग भूमि। ये 4 तरीके से क्या था, भूमि का वर्गीकरण। चार तरीके से किया गया था बच्चों भूमि का वर्गीकरण। बच्चों इसके अलावा भूमि, कुछ भूमियां ऐसी थी जो ब्राह्मण को दे दी गई थी तो ब्राह्मण भूमि कहलाती थी। कुछ भूमियां ऐसी थी जो मंदिर के लिए दान दी गई थी तो वो मंदिर भूमि कहलाती थी। ठीक है, और कुछ भूमि ऐसी थी बच्चों जो सामान्य काम के लिए की थी, सामान्य कृषिगत भूमि, तो सामान्य भूमि। तो सब में टैक्स की जो स्लैब था ना बच्चों, टैक्स अलग अलग तरीके से लिया जाता था। इसमें टैक्स जो लिया जाता था भूमि के कुल हिस्से का, कुल उपज का, या जितना भी इनकम होता था उसका 1/20 भाग लिया जाता था, 1/20। जो मंदिर की भूमि थी उससे सबसे कम, जितना भी मंदिर में कलेक्शन हुआ उसका 1/30% ही, यानी 1/30 भाग। और सामान्य भूमि से 1/6 से लेके 1/3 भाग तक टैक्स वसूला, कर। ये क्या हो गया बच्चों, कर। कर कितना ले जाते, भूमि का प्रकार 1/20, 1/30 और 1/6 से 1/3 भूमि। राजस्व के लिए बच्चों शिष्ट भूमि का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे ज्यादा राजस्व किस भूमि से वसूला जाता था, शिष्ट भूमि से। राजा के आय का प्रमुख स्रोत जो था वो शिष्ट भूमि थी। तो शिष्ट भूमि राजा के आय का प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा बहुत से कर थे बच्चों, संपत्ति कर, बढ़ई कर, पशु कर, चराई कर, मकान कर, विवाह कर, सभी प्रकार से कर लेते थे। और कोई भी व्यक्ति कर देने से मुक्त नहीं था। किसमें, विजयनगर, हाँ विजयनगर, हाँ। शिष्ट भूमि, कुछ राजा क्या करता था, राजा कुछ भूमियों पर अपने हिसाब से क्या करता था, मतलब देखो, अपने हिसाब से पैसा दिया और पैसा देने के बाद उसने बोला कि आप इस पे ये काम करो, तो लेबर मिलके वो काम किए। काम करने के बाद कुछ कुछ भी उत्पादन होता था, जो भी, चाहे जिस भी चीज का प्रोडक्शन होता, उस प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा किसको मिलता था, राजा को मिलता था। और उसका कुछ मेहनताना किसको मिलता था, मजदूर को मिलता। मजदूर को काम करने की मजदूरी मिल गई, बाकी सब किसका, इन्वेस्टमेंट किसका है, राजा का है। सब चीज किसने किया, राजा ने किया, इसलिए उसको पैसा आय का प्रमुख स्रोत। और देखिए इसमें कुछ और, ठीक है बच्चों। एकदम अच्छे से देखोगे बच्चों,
शिष्ट भूमि को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों, जो मैंने बताया वो तो है ही, और ना इसमें एक पॉइंट और नहीं था, मैं अभी देखा, उसको देख के मैंने बताया। शिष्ट भूमि में की एक खासियत और थी, क्या होता था कभी कभी कृषि करते करते भूमि की उपज खत्म हो गई, तो राजा क्या करता था, राजा इन्वेस्ट किया उस भूमि पे, और उस भूमि को वापस से क्या सिंचित किया, वापस उस भूमि को क्या किया, जिंदा किया, और उसको उपजाऊ योग्य भूमि बनाया। जब उपजाऊ योग्य भूमि बनाया तो राजा अपने ही कामगार लगा के उससे क्या करना, कृषि काम करता, और कृषि करने का जो उत्पादन होता है वो अपने पास रखता। तो ये व्यवस्था जो थी स्पेशली बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य में थी। कहां पे थी? विजयनगर। ठीक है। देखिए, कानून व्यवस्था में आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि इसका एक सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, जिसने पूरी चीजें कहां से उठाई थी, याज्ञवल्क्य की स्मृति से उठाई थी और पराशर स्मृति से उठाई थी। तो ऐसे इसको एकदम छोटे में ऐसा लिखेंगे कि विजयनगर की कानून व्यवस्था का आधार याज्ञवल्क्य स्मृति एवं पराशर स्मृति में लिखी गई बातें थी। ठीक है। इसमें एक प्रमुख अधिकारी होता था जो सर्वोच्च न्यायाधीश का काम करता था, यानी कि राजा ही क्या था बच्चों, राजा ही सर्वोच्च न्याय अधिकारी था या न्यायाधीश था, क्योंकि याज्ञवल्क्य की स्मृति और इसमें यही चीज लिखा गया, तो उस नियमों को फॉलो किया गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति और पराशर स्मृति में जो बातें लिखी गई। सजा के 4 प्रकार थे। जुर्माना, उसके संपत्ति को जपट लेना, ठीक है, देवीय परीक्षा दिलवाना और मृत्युदंड। तो सजा, जुर्माना, संपत्ति जप्ती, देवीय परीक्षा और मृत्युदंड। इसे आज जानने की जरूरत भी नहीं है बच्चों। हाँ, देवीय परीक्षा। जो अब लिखाएंगे बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवस्था, इसको तोड़ते हैं पहले। सबसे पहले एक शब्द आया वर्ण व्यवस्था, सिनॉप्सिस में तोड़ेंगे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या क्या था तो देखते हैं। देखो तो बच्चों, यहां पे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों व्याप्त था।
मतलब दोनों ही एग्जिस्ट करते थे, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, नहीं दिया था। तीसरा, क्षत्रियों की अनुपस्थिति में, क्षत्रियों की अनुपस्थिति, क्षत्रिय जो सुरक्षा करते थे, क्षत्रियों की अनुपस्थिति में बच्चों चिट्टियों, चिट्टियों का एक वर्ग था जिसको शेट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेट्टी। अरे शेट्टी सुना, सुनील शेट्टी, वही तो। चट्टियों एवं शेट्टी का, शेट्टियों एवं चट्टियों का दूसरा स्थान हुआ करता था, दूसरा स्थान हुआ था। सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण, उसके बाद शेट्टी समुदाय थे, अगर अगर जिस जगह पे क्षत्रिय नहीं थे। इसके अलावा तीसरा जो वर्ग होता था बच्चों, वणिक समुदाय होता था, जिसको बड़वा कहा गया। व्यापारिक समुदाय को क्या कहा गया? बड़वा कहा गया। व्यापारिक समुदाय, और व्यापारिक समुदाय को बड़वा कहा गया। क्या? क्षत्रियों, क्षत्रियों की अनुपस्थिति में इसके अलावा बच्चे यहाँ पे जुलाहे भी थे। चपरासी के लिए कंबलतर प्रयोग किया जाता था, कंबलतर शब्द का चपरासी के लिए। नाई, धोबी और बढ़ई सेवा कार्य में लिप्त थे। नाई, धोबी और बढ़ई सेवा कार्य में संलग्न थे। अब देखो बच्चों, ये पहला था। दूसरा, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति को नापने के लिए हमने बहुत सारे पैरामीटर रखे हुए हैं, बताया हूं आपको पहले। किसी महिला के पहले तो हम सामाजिक स्थिति देखते हैं, फिर देखते हैं पर्दा प्रथा है कि नहीं है, सती प्रथा है कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह है कि नहीं है, वेश्यावृत्ति है कि नहीं है। तो महिलाओं को 5-6 तरीके से देखा जाता है। तो सबसे पहले ये कहा जाएगा कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति थी, या फिर पहले ये बोल सकते हैं कि महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति, तुलनात्मक स्थिति अच्छी थी। क्या बोल सकते हैं बच्चों? महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति अच्छी थी। अब फिर दूसरा, इन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन करने की छूट थी, छूट थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा बच्चों नहीं थी, किंतु सती प्रथा थी। गणिकाएं व्याप्त थी, यानी वेश्यावृत्ति व्याप्त थी। ये महिलाओं की स्थिति हो गई। हाँ, इसी को बोलते हैं। एक और पॉइंट लिख दो, दास प्रथा व्याप्त थी, दास प्रथा व्याप्त थी, और दासों का खरीद फरोख्त भी होता था। इसी स्लाइड में खत्म करना चाहता हूं, खत्म कर देंगे। दास प्रथा के ऊपर वेश्यावृत्ति,
बच्चों विजयनगर साम्राज्य के लोग ना मूलतः शैव अनुयायी थे, लेकिन वो कृष्ण के भी समर्थक थे। तो मूलतः अगर बात करेंगे तो शैव अनुयायी, शैव अनुयायी थे मूलतः, लेकिन कृष्णदेवराय क्या थे बच्चों? वैष्णव अनुयायी। तो यानी ये शैव धर्म का भी अनुकरण करते थे और वैष्णव धर्म का भी अनुकरण करते थे। तो मनोरंजन के अगर साधन देखेंगे तो ये नाटक देखने का काम, शतरंज खेलने का काम, यक्षगान एक नृत्य होता है बच्चों, क्लासिकल डांस है ना, और पासा खेलने का काम करते थे, है ना। ये हो गया विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, जिसमें आप पॉइंट लिखने को आएगा तो एक वर्ण व्यवस्था लिखेंगे, दूसरा महिलाओं की स्थिति लिखेंगे, तीसरा दास प्रथा लिखेंगे, चौथा आपका धार्मिक स्थिति लिखेंगे, और पांचवा आपका क्या लिखेंगे? मनोरंजन लिखेंगे। 5 पार्ट में तोड़ के सामाजिक स्थिति पे प्रश्न आएगा तो ऐसे लिखेंगे। आर्थिक स्थिति पे प्रश्न आएगा तो बच्चों भूमि का विभाजन लिखेंगे, फिर भूमि के विभाजन के आधार पे दूसरा कर प्रणाली लिखेंगे, तीसरा विशेष बात में राजा को शिष्ट भूमि से कैसे धन मिलता था वो। अगर कानूनी व्यवस्था की बात आएगा तो 2 आधार थे, याज्ञवल्क्य की स्मृति थी और पराशर स्मृति थी, जिसमें राजा को सर्वोच्च बनाया गया है। तो इसमें राजा क्या था? सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है। सजा कैसी थी? तो जुर्माना, संपत्ति जब्ती, दैवीय परीक्षा और मृत्युदंड दिया जाता था, कानूनी व्यवस्था की बात करें। ठीक है बच्चों, इसे विजयनगर है नहीं, विजयनगर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। ईच एंड एवरी सेगमेंट एंड एवरी डायरेक्शन हैज बीन कवर्ड इन द ऑल दीज क्लासेस। ठीक है, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने जाएंगे? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के लिए पीडीएफ देखिए एक बार। बच्चों क्या था जब मोहम्मद, अब मैं थोड़ा सा बताना चालू करता हूँ, स्टोरी पृष्ठभूमि सुन लो। बहमनी साम्राज्य को आज पढ़ा नहीं रहे, आप पृष्ठभूमि बता देंगे, पूरा चीज बता देंगे, कल आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहमनी साम्राज्य में क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दक्षिण भारत की तरफ जब आता है, ये मुगल काल की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा रहा था दक्षिण भारत की तरफ स्थायी रूप से शासन करना चाहता था, डायरेक्ट शासन करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी तो डायरेक्ट शासन नहीं कर पा रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सोचता है। लेकिन क्योंकि इसके लिए उसने क्या करता है, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद भी क्या करता है, स्थानांतरित करता है, और लेकिन वो सफल नहीं होता क्योंकि दिल्ली की प्रजा उससे बहुत असंतुष्ट हो जाती है, उसके ऊपर कार्य का भार बहुत ज्यादा हो जाता है। चाहते हुए भी मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ नहीं पाता है, तो मजबूरन उसको कहां पे कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ता है? उत्तर भारत की तरफ, नहीं तो उससे उत्तर भारत छूटने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि नीचे जब आप दक्षिण भारत की तरफ बात करोगे तो दक्षिण भारत में ऑलरेडी मदुरई, त्रिची और एक और जगह बच्चों तूतीकोरिन, तमिलनाडु, मैसूर इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे राज्य रहते हैं, मुस्लिम शासक रहते हैं जो चाहते हैं कि वो राज करें।
होता यह है बच्चों कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद जाता है तो बहुत सारे अमीर मुस्लिम शासक भी उसके साथ रहते हैं। जब वो वापस जाता है तो अमीर मुस्लिम शासक उसके साथ पूरे मुस्लिम शासक वापस नहीं जा पाते हैं। तो उसमें से कुछ शासक सोचते हैं कि क्यों ना हम इससे अलग दक्षिण भारत की तरफ एक साम्राज्य का स्थापना करें और उसी साम्राज्य को जीत के हम खुद अपना राजा बनकर रहें। ऐसा कौन सोचता है? अमीर मुस्लिम जो वर्ग रहता है, जो राजा के साथ यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कहां आता है? दक्षिण भारत आता है। ऐसे लोग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक राज्य बनाते हैं। तो 1347 इकाई में 1347 ईस्वी में हसन गंगू शाह, क्या हसन गंगू शाह नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसे जफर खां के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जफर खां के नाम से जानते हैं। वो एक राज्य बनाता है जिस राज्य को कहते हैं बहमनी साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य में अलग अलग व्यक्ति आते हैं, जैसे मोहम्मद शाह प्रथम। कौन? मोहम्मद शाह प्रथम। इसके अलावा तजाउरुद्दीन फिरोज शाह, हुमायूं शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह, शियासुद्दीन अहमद, ये सब शासक किसके काल कब आते हैं? ये सब बहमनी साम्राज्य में आते हैं। अब बहमनी साम्राज्य में आते आते अंत में बहमनी साम्राज्य क्या होता है कि जो संगठित साम्राज्य रहता है वो धीरे धीरे 5 अलग अलग हिस्सों में टूटता है। 5 अलग अलग हिस्सों में कैसे टूटता है? तो आपको मैंने कई बार पढ़ा है, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, है ना, गोलकुंडा, और इस तरीके से देखिए ये 5, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और 5वां जो है बरार। ये 5 अलग अलग हिस्सों में टूटता है। ठीक है, धीरे धीरे टूट के ये धीरे धीरे बिखरने लगता है, फिर इसको मुगल के द्वारा जीत लिया जाता है और अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसकी कहानी है? बहमनी साम्राज्य की पृष्ठभूमि की कहानी है। अब इसमें आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें देखिए, बहमनी को लेकर कहा गया कि बहमनी, देखो आप ये समझिएगा बच्चों, ये है क्या थोड़ा, बहमनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई ना वो फारसी शब्द से हुई है। किससे हुई है? फारसी शब्द। और फारसी शब्द जो है ना, फारसी शब्द में बहमनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो एक धर्म होता है बच्चों जिसको धर्म को बोलते हैं पारसी धर्म। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। तो वो ज़ेरोस्ट्रियनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ज़ेरोस्ट्रियनिज्म कहलाता है। तो ये जो मुस्लिम शासक थे ना, ये अपने आप को क्या चाहते थे कि ये दिल्ली सल्तनत की तुलना में अलग शासक कहलाए। सुनिएगा, समझिएगा कंटेस्ट को। आपको पता है कि पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबियों ने। फिर मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तुर्कों ने। फिर तुर्कों के किस थे? गुलाम थे। गुलाम के बाद कौन आया? खिलजी आए। खिलजी के भी जो सामंत थे तुगलक आए। अब जो नीचे का राजा है वो चाहता है कि मेरी जो पहचान हो इन सब से अलग हो, इन सब से अलग हो। तो उसने अपने लिए कौन सा शब्द उपयोग किया? बहमन शब्द का प्रयोग किया। अब बहमन शब्द किससे संबंधित है? तो पारसी धर्म के एक देवता का नाम है। तो वो ये अपने आप को ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि हम जो मुस्लिम हैं, जो हमारा वर्ग है, वो इन सब लोगों से अलग मुस्लिम समुदाय है, ताकि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान अलग बने। ऐसा कौन सोचा? जो मुस्लिम वर्ग शासक थे उसमें हसन गंगू शाह ने भी ऐसा सोचा। और हसन गंगू शाह ने ऐसा सोच के किस राज्य की स्थापना की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और उसका नाम बहमनी क्यों हुआ? तो यही रीजन है कि उसका नाम बहमनी साम्राज्य है। समझ रहा है? तो आप इस पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़िएगा। इसमें 5 अलग अलग शहर बसाने की बात कही है। और इसमें फिर प्रमुख शासकों में अलाउद्दीन, हसन, बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शियासुद्दीन, अलाउद्दीन अहमद, हुमायूं शाह, निजामुद्दीन अहमद तृतीय, शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय इत्यादियों का नाम। तो बच्चों इसको हम कल के क्लास में देखेंगे। ये जनरली जो टीचर्स होते हैं वो बहमनी साम्राज्य में सिर्फ ये पढ़ाते हैं कि 1347 में इसका उदय, इसकी स्थापना हसन गंगू ने की है। और बहमनी साम्राज्य का नाम बहमनी क्यों पड़ा ये, और इसके महत्वपूर्ण शासकों में इसमें एक शासक है मोहम्मद शाह प्रथम जिसने बारूद का प्रयोग किया था। तो पहला ऐसा मतलब भारतीय शासक है जिसने किसका प्रयोग किया था? बारूद का प्रयोग किया था। वो कौन है? मोहम्मद शाह प्रथम। बस, इसमें और कुछ नहीं होता। और 5 जो स्वतंत्र राज्य मैंने शुरू की क्लास में विजयनगर के शुरुआत में बताया था ना कि किस किस सन में, उससे प्रश्न आता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल और पढ़ेंगे जो कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।